जय माता दी। अर्थ न्यूज़ स्टूडियोज़ में मैं शिवांग सत्य गुप्ता बात करने जा रहा हूं जम्मू कश्मीर की राजनीति का कड़वा सच और उमर अब्दुल्ला साहब द्वारा बोलेगी स्टेटमेंट्स के बारे में। मेरे साथ होंगे रवि शंडू। रवि शंडू, जब सुबह दोपहर को मैंने तेरे से बात की और मैंने कहा आज शाम को हमने बैठना है, क्योंकि ये जो चर्चा है वो मुझे और तुझे पर्सनली तो हम लोग भारत के सिटीजन्स हैं और जम्मू कश्मीर के निवासी हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के हमारी 1.25 करोड़ जनता को बिलोंग करती है। कुछ ऐसे कड़वे सच हैं जम्मू कश्मीर की राजनीति के जो आम जनता से छुपाएगा। और मुझे आज भी यकीन है जब मैं ये लाइव शो करूँगा और जिस तरीके से चीज़ें मैं कंपाइल करूँगा, काफ़ी लोगों को जो छुपे हुए हैं ना, जैसे वो बाहर आएंगे, उनके भावनाएं बाहर आएंगी। वो बोलेंगे फ़िरका परस्ती की बात करने लगे हैं, ये नॉन सेकुलर बात करने लगे हैं, ये रेडिकलाइज करने लगे हैं। लेकिन जो कड़वा सच सामने आएगा रवीश, वो बहुत एक्सपोज करेगा कि किस तरीके से सेंटर ने, दिल्ली में बैठी सरकार ने जम्मू कश्मीर के लोगों को आज से पहले हाशिए पे रखा, 2 न्यूक्लियर स्टेट के सामने फेंका गया, और आज भी हमारी तरफ जो ध्यान है जिस तरीके से देना चाहिए वो देने की कोशिश करने के बावजूद भी कश्मीर सेंट्रिक जो पॉलिटिक्स भारत जम्मू कश्मीर में चली, उसने किस तरीके से जम्मू कश्मीर के मासूम लोगों का, जिसको बोलते हैं ना, शोषण किया। स्टार्ट करूंगा मैं कि जो लोग अक्सर बीच बोलते हैं कि जम्मू कश्मीर जो है वो, जैसे आज एनसी की अगर हम बात करें डोमिनेटिंग पार्टी है, तो उसका कारण मैंने देखा। मैं 1951 में चला गया, लेकिन जब मैं 1951 की डाटा देख रहा था मुझे लगा कि मुझे और पीछे जाना चाहिए। 1930 का वो समय जब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने एक रेडिकलाइज किया मूवमेंट को। जब हम बात करते हैं कि पूरे वर्ल्ड में राजाओं का राज जो था उसके ऊपर एक सोच शुरू हुई कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए, राजाओं का राज बदलना चाहिए, लेकिन जो उसके बेनिफिशरीज बने, जैसे होता है ना जो पहले अर्ली राइजर लीडर बने, उन्होंने किस तरीके से एक ऐसा रजीम दिया कि लोगों की मन में भावनाएं जगाई और बाद में उनको एक्सप्लॉइट करके खुद उनके राजा बन गए। मतलब जिनके पास इस राजनीति में आने से पहले इतने भी सरमाए नहीं थे वो अपनी पढ़ाई कर सकें, राजनीति के बीच में आने के बाद उनके लंदन में होटल बन जाते हैं, पूरे विश्व में उनके पास पैसे आ जाते हैं, गाड़ियाँ उनके पास वो आती हैं जो एक आम आदमी सोच भी नहीं सकता, और वो कैसे शोषण करते हैं जनता का, इसके में बात करना जरूरी है। मैं बात करूंगा जब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने सुओमोटो राजा जी के खिलाफ एक एजिटेशन की। वो एजिटेशन थी एक हिंदू राजा के खिलाफ एक मुस्लिम आदमी की। और आज जो लोग मुझे बोलेंगे मैं ऐसी बात बोल रहा हूँ, दुख हो रहा है देख के। जम्मू कश्मीर रियासत जो थी वो रियासत कभी थी नहीं जैसी जो आपने बातें की। अगर हिस्ट्री से शुरू करूँ तो ज़रा बेटर रहेगा। अभी जब डेमोग्राफी वाले आए थे हमने उनसे बात की तो हिस्ट्री से शुरू किया ना कि जम्मू कश्मीर रियासत जो है ये आदिकाल से किसकी रियासत थी? सनातन सभ्यता की रियासत थी। यहाँ पे सनातन का बोलबाला था, यहाँ पे सनातन को मानने वाले लोग जो है वो पूरे रियासत को संभालते थे, क्योंकि रियासत तो थी नहीं, एक्सटेंशन ऑफ भारत थी, है ना, भारत थी एक्सटेंशन। ललिता दीदी यहीं पे काम कर रहे थे। पोरस की लड़ाई इन्हीं प्लेन हिल्स में हुई, सिकंदर को यहाँ से भगाया गया, सूर्य मंदिर यहाँ पे हुआ, हमारे शारदा पीठ यहाँ पे बना, एजुकेशन का सोर्स जम्मू कश्मीर में था। ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता उनके निशान ही मिटाने लगे, और जो लेटेस्ट जो आंखों से देख फोटोओं में दिखता है वो दिखाना जरूरी है आज जनता को। वो ये है जम्मू कश्मीर की राजनीति का सच कि राजा महाराजा हरि सिंह जी के साथ धोखा हुआ। वो बोलते थे कि मेरा धर्म ही नहीं है राजा के तौर पे, मैंने लोगों को एजुकेशन देनी है, मैंने लोगों को इक्वालिटी देनी है, मैंने अपनी जनता को फ्रंट रनर बनाना है वर्ल्ड में। और उनके खिलाफ एक साजिश की गई अंग्रेजों के द्वारा, और किस चीज का इस्तेमाल किया गया? सेक्ट्स का। और सेक्ट का इस्तेमाल इस तरीके से किया गया जिस तरीके से आज तक जम्मू कश्मीर भुगत रहा है, आज दिन तक भुगत रहा है। अगर आज 19 अगस्त है तो आज भी भुगत रहा है, अगर आज 20 अगस्त है तो आज भी भुगत रहा है। कैसे भुगत रहा है मैं बताता हूं। तो कश्मीरी पंडित होकर कश्मीर में क्यों नहीं है? Because you are a Kashmiri Pandit practicing Hindu, you are sitting in Jammu because you feel Jammu is a better place to live because I am safe over here. आज मैं आपको बताऊंगा कि आज जिसको ये बोल रहे हैं सारे राजनीति वाले कि भारतीय जनता पार्टी जनसंघ जो है वो हिंदू माइंडेड है, आरएसएस हिंदू माइंडेड है, आज डिकोड करूंगा मैं इसी चर्चा में कि मुस्लिम माइंडेड कौन था, इस्लामिक फंडामेंटलिज्म कौन चला रहा था, रेडिकलाइज कौन कर रहा था। अगर आप वहां से रेडिकलाइज करोगे तो जिसके खिलाफ रेडिकलाइज करोगे वो भी तो जवाब देगा आपको।
करनी है ना थोड़ी बात। आपने मेरे ख्याल में मेरा वो पढ़ लिया जो मैंने भेजा है तेरे को, थोड़ी सी चर्चा में इन्वॉल्व हो, फिर आगे बात करते जी बिल्कुल। देखिए मैं तो ये बताना चाहूँगा, जिस तरीके से आपने अभी तक बात की कि जिस तरीके से सेंटर का रवैया और सेंट्रल का, मैं कहूँगा कि जो अपीजमेंट का गलत फ़ायदा उठाया यहाँ की पॉलिटिकल क्लास ने, इसको एक ख़ास तबके को काफ़ी ज़्यादा इसने डैमेज किया है। अगर हम बात करें इलेक्शंस की, 1951 से लेके जितने भी इलेक्शंस हुए उन पे इल्ज़ाम लगे। 1951 का तो बहुत ही मशहूर है, जम्मू प्रजा परिषद के जितने भी 30 के 30 कैंडिडेट थे जम्मू रीजन से खड़े हुए थे, उनके पर्चे आर्बिट्ररली खारिज कर दिए गए। मतलब अनअपोज्ड 73 एमएलएज इलेक्ट हुए एनसी के, और दो जो थे वो इलेक्शन के बाद 75 के 75 जो एमएलए थे वो एनसी के थे। और यही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कल चल के कुछ समय बाद 370 जैसे जो काला कानून है उसको लेके आती है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि जिस तरीके से 1931 की गोलमेज कॉन्फ्रेंस के बाद अंग्रेजों ने एक मैं कहूँगा प्लान्ड स्ट्रेटजी के तहत जो है जो जम्मू कश्मीर की सरकार है उसको बदनाम और डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की, उसी तरीके से मैं कहूँगा कि कुछ जो सेंटर ने जाने अनजाने में उसी तरीके से 1947 के बाद भी मैं कहूँगा कि वो उन्हीं हाथों से खेली जिन हाथों को अंग्रेजों ने बनाया था, डिस्टेबलाइज करने के लिए बनाया था उन्होंने। मैं अगर सबसे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस की जब स्थापना हुई उसका नाम ही मुस्लिम कॉन्फ्रेंस था, और उसका टारगेट बिल्कुल जो मुस्लिम्स थे उनकी मैं कहूँगा कि उनको रिप्रेजेंट करना था राजा के सामने। लेकिन पाकिस्तान बनाने वाली पार्टी थी, वैसा ही एक आउटफिट था उसका, मुस्लिम लीग मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। आज प्रूफ के साथ बात करूंगा मैं, बिल्कुल, क्योंकि मैंने स्टडी किया, मैंने आपका डेटा भी देखा कि जिसमें आपने 1951 से जिस तरीके से एक वन साइडेड मैं कहूंगा कि एक तरीके से फायदा मिला एनसी को, और उनको सेंटर ने भी कहीं ना कहीं हेल्प की। देखिए सबसे बड़ा एग्जांपल 1951 का ही इलेक्शन है, जिसमें कि जो हिंदू डोमिनेटेड लोग थे एरिया में, जो कैंडिडेट्स थे, जहां पर चांस था कि कहीं जम्मू प्रजा परिषद जो कि 370 जैसे कानून के कट्टर खिलाफ थी वो जीत जाती, सेंटर ने, जो नेहरू ने डायरेक्ट मदद करके उनके पर्चे ही खारिज कर दिए। और इसी तरीके से आगे चलते हुए भी मैं कहूंगा कि मुद्दे को देखिए क्या किया गया, शेख अब्दुल्ला द्वारा मुद्दे को जिंदा रखा गया, 370 लगा के उन्होंने मुद्दे को जिंदा रखा। अपनी अपीजमेंट जो है मैं कहूंगा कि अभी तक भी जो 2019 5 अगस्त तक उन्होंने वो अपीजमेंट चलने दी। 370 का मतलब क्या था? 370 का मतलब था कि एक जो चीफ मिनिस्टर है जम्मू कश्मीर का, उसकी जो शक्ति है वो एक मैं कहूँगा प्रधानमंत्री से भी ऊपर थी, क्योंकि जो यहाँ का जो पार्लियामेंट का पारित किया हुआ कानून था वो जब तक जम्मू कश्मीर की असेंबली में चीफ मिनिस्टर द्वारा पारित नहीं किया जाता था तब तक वो यहाँ पे इंप्लीमेंट नहीं होता था। तो दैट मीन्स एक असेंबली ऐसी बनाएगी जिसकी शक्तियाँ पार्लियामेंट से भी ज़्यादा थी। और इस शक्ति को मैं कहूँगा कि जो पॉलिटिकल क्लास रही शुरू में सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस और उसके बाद पीडीपी जैसे दल भी बने, इन्होंने इसको ट्रांसलेट किया, मोनेटाइज किया, इसको पैसे में बदला। अगर हम देखें 1939 के जो शेख अब्दुल्ला थे उनकी जो जितना पैसा था उनके पास, और आज का अगर इनका लेवल हम देखें तो आप बताइए कहीं ना कहीं से तो पैसा आया ही है। और हमें पता है कि प्रॉपर्टीज जो है वो काफ़ी कॉन्टिनेंट्स में फैली हुई है, वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि कश्मीर में प्रॉपर्टी है या जम्मू में कहीं पे प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी पूरे विश्व में फैली हुई है। और कहीं ना कहीं इस प्रॉपर्टी को अर्जित करने के लिए जो ये टूल है, जो ये मुद्दा है कश्मीर का, उसको इस्तेमाल किया गया। क्योंकि जो ताकत थी जब चीफ मिनिस्टर जब 2019 से पहले जब चीफ मिनिस्टर इन पावर होता था तो सारी चीज उनके कंट्रोल में थी। जो पैसा था, जो फंड आता था सरकार द्वारा, वो सीधे उनके हाथ में रखा जाता था, और जो एंटी करप्शन ब्यूरो से लेके पुलिस और जो सारी चीजें थी उनके हाथ में थी। तो उस फंड का जो इस्तेमाल है वो आज तक भी हमें पता नहीं है किस तरीके से किया गया। देखिए उस टाइम पे मैं कहूंगा कि काफी ज्यादा इल्जामात भी लगते थे। जिस तरीके से हमने जम्मू कश्मीर में, जम्मू के डिवीजन की बात करूंगा, एजिटेशंस देखी हमने, क्योंकि हम सामने सामने दिखता था कि देखिए फंड आ रहा है, पैसा आ रहा है, वो डाइवर्ट हो रहा है कश्मीर की तरफ। अभी मैं ऐसी चीज बताने लगा हूं, जम्मू कश्मीर की राजनीति में इंटरेस्ट लेने वाले लोगों को, मैं आज 3-4 दिन से इसी पे काम कर रहा था जब मैंने वो स्टेटमेंट सुनी उमर अब्दुल्ला साहब की, जिसमें उन्होंने कहा कि जेनजी जैसा जो प्रोटेस्ट है वो जम्मू कश्मीर में हो सकता है। मैंने उनका जवाब यह देना था, मैंने कि जड़ें कहाँ पे हैं रवीश? जैसे भारत में एक माहौल बनाया गया भारत को कमज़ोर करने का, हिंदू मुस्लिम डिवाइड करके, भाई मुस्लिम लीग, और जम्मू कश्मीर में उसी का एक्सटेंशन आया बीइंग मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो इनके दादाजी ने बनाई। आज
भारत के अंदर के युवाओं को खराब करने के लिए एजुकेशन सिस्टम में खराबी की गई बाय लेफ्ट सेंट्रिक पार्टीज, जो देश को प्यार नहीं करती हैं, जिनके साथ देश का कोई लेना देना नहीं है, जो जिस भी देश में जाएंगी वहां पे उस देश के खिलाफ करेंगी, अजीब सी बातें करती है कि इंसान को मेल पैदा कर दिया, उसके दिमाग में डाला तो फीमेल बन जा, एक को फीमेल बना दिया, उसके दिमाग में मेल बन जा। जबरदस्ती किसी के आदमी के दिमाग में फतूर डालना ऐसा जो इलॉजिकल है और अननेचुरल है, ये एक बिहेवियर सिस्टम है ना। क्यों नहीं, हम नहीं कह रहे क्यों नहीं, मैं कह रहा हूं क्यों, वाई यू आर सेइंग क्यों नहीं, यू आर ऑलवेज लेफ्ट ओवर पीपल। अब उन्होंने एजुकेशन सिस्टम के अंदर इतना पेनिट्रेशन कर दिया था, शायद इसी दिन के लिए जो दिन आज भारत को फेस करना पड़ा, कि जब भारत चांद के ऊपर पहुंच रहा है, जब भारत की ग्रोथ कर रहा है, जब भारत की 60% आबादी जो है वो युवा है, उस टाइम पे हम ये स्ट्राइक करेंगे कि उनके ब्रेन्स को हमने किस तरीके से डोप किया हुआ है, किस तरीके से वेस्टर्न प्लेटफॉर्म्स आएंगे इंस्टाग्राम जैसे, जो माँ बाप को पता ही नहीं लगने देंगे बच्चे क्या करेंगे, और ऐसी ऐसी मूवीज, ऐसी ऐसी चीजें डाली जाएंगी कि वो करना अच्छा लगेगा। क्योंकि भारत की संस्कृति में डिजायर्स को हमेशा नेगेटिव कहा गया, गुस्से को हमेशा नेगेटिव कहा गया, और कहा गया जिसको डिजायर और गुस्से के इन्फ्लुएंस में अगर होगा तो उसका ज्ञान ही छीन हो गया, जिसका ज्ञान खत्म हो गया वो इंसान सही गलत कर ही नहीं सकता है। तो हमारी जनरेशन को दोनों चीजों को भर के दिया गया, एक उनको डिजायरस बनाया गया इलॉजिकली, दूसरा उनके अंदर एंगर पैदा किया गया पेरेंट्स के खिलाफ, तो वो भारत की पूरी सिविलाइजेशन से बाहर चले गए, वो फैमिली सिस्टम से बाहर चले गए। अब उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा आज के समाज को और पूरे भारत की सोच को, और उसके फ्रंट रनर बन रहे हैं आज उनके पोते, किनके, उमर बिंग शेख अब्दुल्ला ग्रैंडसन, बिकॉज उनके पिताजी दादाजी ने भी इसमें अगर फरूक अब्दुल्ला की बात करें वो न्यूट्रल प्ले की है। वो समझते थे कि ना वो एक्सट्रीमिस्ट एंड पे जा रहे थे, ना वो एक्सट्रीम राइट पे जा रहे थे, उन्होंने अपना टाइम गुजारा, अपना अच्छा पॉलिटिक्स को किया, सेंटर के साथ प्लस माइनस करके गए, लेकिन ये भी नहीं कह सकते बहुत अच्छा उन्होंने स्टेटमेंट्स दी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनको ये नहीं कह सकते एक्सट्रीम एंड को पकड़ा। उमर अब्दुल्ला साहब आज पूरी तरह कॉपी कर चुके हैं कि उनको पता है कि कश्मीर में मैं क्या चीज एक्सप्लॉइट कर सकता हूं, जो चीज हिस्ट्री ने की होती रिपीट होगी। तो उस टाइम प्रोवोकेशन थी ऑन द नेम ऑफ रिलीजन, आज प्रोवोकेशन है इन द नेम ऑफ जेन जी, जिसको हम बोलते हैं युवाओं को प्रोवोक करेंगे कश्मीर के, क्या बोल के कि रिजर्वेशन दी गई है जी आपको। कितनी अजीब सी बात है, कितनी समझने वाली बात है। पूरे भारत में मुस्लिम्स की रिजर्वेशन के बारे में, मिनॉरिटी के बारे में नहीं बोलेंगे, बट जम्मू कश्मीर में अगर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या डाउन ट्राडन आदमी शेयर ले लेगा तो उसके लिए शोर मचाएंगे। जो शोर मचाएगी क्लास जो जम्मू की मेजॉरिटी क्लास थी, जो क्लास जम्मू कश्मीर के अंदर हमेशा क्रीमी लेयर में आती है ना, लैंड टू टिलर का बेनिफिट हो, लैंड टू टिलर के बाद नौकरियों का बेनिफिट हो, पॉलिटिकल बेनिफिट्स हो, एक ही क्लास को मिले। और अगर रिजर्वेशन मिली है थैंक्स टू सेंटर की सरकार और यूटी सरकार, जिन्होंने आम आदमी को अलग अलग किस्म के रिजर्वेशन देके कहीं मौका दिया कि वो भी अपने फाइनेंशियल को सुधारे, तो एक मॉब तैयार किया जा रहा है। और उमर अब्दुल्ला साहब की स्टेटमेंट को हल्के में लेना ठीक नहीं होगा, दोनों एंड्स पे काम करने की जरूरत है। एक एंड है पॉलिटिकल एंड है जो जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टियों को करना और गवर्नमेंट को करना है। हमारे जो एलजी सरकार साहब बैठे हैं सेंटर में, होम में बैठे हैं, स्टेटमेंट को ध्यान से देना है। दूसरा देना हम जैसे लोगों को जो सिविल मूवमेंट्स पे काम करते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं। अब जो मैं डाटा शेयर करने लगा हूं रवीश, वो देखने वाला डाटा होगा। मैं चाहूंगा कि लोग जो हैं मेरी इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान से देखें। मैं 1951 की इलेक्शन का थोड़ा सा डिटेल देने लगा हूं रवीश। 75 सीटें हुआ करती थी, हमारे लोगों को नहीं पता है कि 45 सीटें जो उसमें से थी वो किसकी थी, 43 कश्मीर डिवीजन की, 30 जम्मू डिवीजन की, 30 सिर्फ 30 और 2 लद्दाख डिवीजन की, जिसमें क्लीन स्वीप एनसी को मिला। 73 अनअपोज्ड, खड़े ही नहीं होने, कुछ कह रहा हूं, और उसके मैंने नाम भी निकाले। कश्मीर में मैं ये देख रहा था कि एनसी के साथ कौन कौन खड़ा था। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस कन्वर्टेड इनटू नेशनल कॉन्फ्रेंस, और उसके साथ कौन कौन लोग खड़े थे। उनके पास थे गिरधार लाल डोगरा थे, श्यामलाल सराफ थे, उसके बाद में भगत राम जी थे, छज्जू राम थे, भगत छज्जू राम जी थे, चुनीलाल कोतवाल थे, दुर्गा प्रसाद दर थे, जिनको डीपीदा ट्रस्ट का हम बोलते हैं। फिर उसके बाद में आहिस्ता आहिस्ता मैं नीचे जा रहा था, मैं गिन रहा था कि हाउ मेनी हिंदूज वर इन दैट पार्टी। जिस स्टेट में राजा वॉज हिंदू, इट मीन्स कि जो पॉलिटिकल फैमिलीज होंगी वो भी हिंदू होंगी। लेकिन जैसे 1951 की इलेक्शन होती है, हमें हिंदू ढूंढ के निकालने पड़ते हैं, एनसी के द्वारा दिए गए, लेकिन फिर भी मिलते हैं।
फिर भी मिलती है। इसका मतलब जो सेकुलर माइंडसेट था वो तब भी था। और ज्यादा कहां मिलते हैं? जम्मू डिवीजन में। जम्मू की 30 सीटों के ऊपर हिंदू कंटेस्ट कर रहे थे, लेकिन किस पार्टी के अंडर? जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस थी। यह सबूत करता है कि जम्मू डिवीजन हमेशा से सेकुलर था, इवन लद्दाख भी सेकुलर था, लेकिन कश्मीर डिवीजन कभी सेकुलर नहीं रहा। जो आज एक्सपोज करना है पॉलिटिकल क्लास 1951 से लेके हम आएंगे 2024 की इलेक्शन तक। अब आज के एपिसोड में तो नहीं मैं सारी डिटेल दूंगा, लेकिन मेरे आंखों में आंसू आते हैं जब मैं ये देखता हूं कि किस तरीके की साजिशें आम जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, लद्दाख के लोगों के साथ की गई। और सेंटर के बिहेवियर को देख के और दुख होता है। एक जगह पे सेंटर ने बिहेव किया जब सेंटर को यह पता लगा 1953 में व्हाट वाज गोइंग रॉन्ग। फिर सेंटर ने कंटिन्यूसली चीजें बदली, लेकिन जंगें हमारे पे थोपी गई। और इसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल फैमिलीज ने, जो कश्मीर की वैली के आगे पीछे घूमती थी, फिर खराबी की, फिर एक्सप्लॉइट किया। आपको यह पता होना चाहिए उमरुद्दौला साहब, आपके पिता दादाजी ने सेपरेटिस्ट अगर सबसे पहला कोई निकला लद्दाख कश्मीर जम्मू से, दैट वाज योर ग्रैंडफादर। प्लेबिसाइड फ्रंट जो उन्होंने लीड किया 1950 से लेके 65 तक, वो चाइना में उसके हेड को मिलने गए जब ये हज पे गए थे, अफजल बेग और ये हमारे शेख अब्दुल्ला साहब। आपको पता ही बात है बीच जी जी कि चाइना को मिलने गए, और उसके पहले 1962 में चाइना ने इंडिया पे वॉर की हुई थी, और उसके हेड को मिलने गए। और 1964 में नेहरू ने उनको बोला कि बात करो पाकिस्तान के साथ। मतलब ही इज द मैन हु इज ट्राइंग टू बी पॉलिटिकली एक्टिव एंड ही इज नॉट थिंकिंग अबाउट एनी गुड ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑन आइदर साइड। जो पाकिस्तान ऑक्युपाई कर चुका था और जो जम्मू कश्मीर भारत के साथ विलय हुआ था, दोनों की तरफ उनका ध्यान नहीं था। उनका ध्यान था कि किसी तरीके से जैसे वो अमन है, जैसे उनको ईश्वर ने दुनिया से लेना ही नहीं है, और आने वाले जनरेशनों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करके चले गए। दोनों तरफ कैसे, मैं भी बताता हूं। मैंने थोड़ा होमवर्क आज जरा डीपली किया हुआ है। पहले तो एक मुखौटा उखाड़ना था कि जम्मू कश्मीर में, पूरे भारत ये बात मेरी सुने, जम्मू कश्मीर में पॉलिटिक्स पहले दिन से ही रेडिकलाइज थी। और जो जम्मू कश्मीर में बच गए थे, जम्मू के अंदर खासतौर पे डिवीजन में लोग जो नॉन मुस्लिम्स थे, उनके ऊपर हमेशा एट्रोसिटीज ही हुई। और उन्होंने हमेशा सेकुलरिज्म का अपना निभाया रिश्ता, क्योंकि एनसी के बैनर के अंदर उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट की, लेकिन एनसी की तरफ से उनको कभी जस्टिस नहीं मिला, ना डेवलपमेंट में, ना ग्रोथ में, ना पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में। और हमेशा उनकी सीटें जो हैं उस तरीके से दबाई गई जिस तरह नहीं दबानी चाहिए थी। अब मैं ये देख रहा था ट्रेंड कहां तक चला। रवीश, ये बात बड़ी जरूरी है बतानी। 1960s में जब यहां पे बख्शी गुलाम मोहम्मद जी की सरकार चल रही थी ना, ये एज ए प्राइम मिनिस्टर चल रहे थे यहाँ पे, और एनसी की ही ये सेक्ट थी। सडनली ये चेंज आता है 1972 में, 60s के बाद में, जब शेख अब्दुल्ला साहब बार बार अरेस्ट किए गए एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ के अंदर, उनको बुक किया गया, जेलों में रखा गया, उनको तमिलनाडु की जेल में भी रखा गया, बिकॉज ही वॉज नॉट, मतलब एक होता है बाहरी ताकतों की सपोर्ट की। ब्रिटिश वॉज वेरी एक्टिव, ब्रिटिश वॉज ऑलवेज एक्टिव, ये पूरी जो बाहर की ताकतें थी वो एक्टिव थी। तो उन लोगों ने किस तरीके से इसको हैंडल किया रवीश, 1972 में एनसी के टूटे हुए लोग बाहर निकलते हैं और दो सेक्ट्स बनते हैं। एक सेक्ट बनता है जो शेख मोहम्मदुल्लाह के साथ अलाइन करता है, प्लेबिसाइड फ्रंट, वो डिफाई कर देता है कि मैंने तो भैया इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करना, आई डोंट बिलीव इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन इन जम्मू कश्मीर, मुझे सिर्फ प्लेबिसाइड के बारे में बात करना है, जो कि टोटली एंटी नेशनल स्टैंड था। प्लेबिसाइड का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। कैसे, जब हमारा एक्सेशन ही पूरा हो चुका था, नेहरू साहब ने अगर पीस के यूएनओ के साथ कोई समझौता किया तो वो गलती खमियाजा तो आम हिंदुस्तानी भुगतेगा नहीं ना, आज जम्मू कश्मीर का तो नागरिक नहीं ना भुगतेगा, बिकॉज हम तो भारत के सिटीजन महाराजा जी के देने से पहले भी थे। हम तो डोगरा रूल बनने से पहले भी तो भारतीय थे रवीश, डोगरा रूल आने से पहले हम भारतीय नहीं थे जी। हम क्या थे, ललिता दत्त के टाइम हम क्या थे, हमारी भारत की सिविलाइजेशन नहीं थी। तो जब ये शेख मोहम्मदुल्लाह साहब को एनसी की मैं बात करूंगा 1953 में अरेस्ट किया गया, एनसी कंटिन्यू की अंडर द लीडरशिप ऑफ योर शेख बख्शी गुलाम मोहम्मद, ठीक है। बख्शी गुलाम मोहम्मद जी के जाने के बाद एक चीज उसमें हुई, सेंटर को समझ में आया कि एनसी की जो एग्जिस्टेंस है और जो सोच है वो टोटली सेपरेटिस्ट है।
वो जम्मू कश्मीर को कश्मीर के थ्रू डोमिनेट करके किसी और डायरेक्शन में ले रहे हैं। और जम्मू में चूंकि लोग सेकुलर हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं करते हैं, वो ये चीज समझ नहीं पा रहे थे कि हमारे साथ हो क्या रहा है। वो सोच रहे थे कि जो कश्मीर की पॉलिटिक्स है वो साथ लेके चल रही है, वो साथ लेके नहीं चल रही थी, वो आपको पीछे रखे खुद आगे बढ़ रही थी। और आपके जो वोट को, जो आप एनसी के साथ चल रहे थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस चल रहे थे, उसको कहीं और बेच रहे थे वो, कि देखो जी हमारे साथ जम्मू कश्मीर के सारे लोग हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि कश्मीर में सिर्फ हम हैं। कश्मीर की पॉलिटिक्स में पंडितों को उतनी रिप्रेजेंटेशन नहीं थी। मैं हैरान हुआ, गुलमर्ग की सीट पे 2 बार एक हिंदू राजपूत ने कंटेस्ट करके जीता हुआ है। फिर वो कहां गए डेमोग्राफी चेंज अगर चेंज नहीं हुई तो प्लेबिसाइड फ्रंट ने अपोज की इलेक्शन रिपीटेडली, और फिर एनसी के बीच में से लोग टूटे। एनसी के साथ 8 लोग रह गए अंडर द लीडरशिप ऑफ गुलाम बख्शी साहब, और सादक साहब के साथ मिलकर उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली, मेन स्ट्रीम पार्टी। ये क्रेडिट कांग्रेस को जाता है कि जिसने यहां पे एक पॉजिटिव रोल प्ले किया, और 1972 में कांग्रेस बहुमत से आई। 75 में भी कांग्रेस ने अपने आप को स्टेबलाइज किया और चीफ मिनिस्टर की कुर्सी मिली, सदर रियासत आ गए यहां पे। फिर 75 के बाद दोबारा से इंदिरा गांधी जी ने शेख मोहम्मदुल्लाह साहब के साथ बात की, और 77 में फिर से उनको कांग्रेस की सपोर्ट से वापस सरकार दी गई। मैं इनकी टैली चेक कर रहा था खाली, अभी ये रिकॉर्ड गूगल में अवेलेबल होगा। मैं ये देख के बड़ा दुखी हुआ कि पूरे इस प्रोसेस में टिल 2024 एनसी हैज नेवर एक्सेप्टेड इटसेल्फ एज अ सेकुलर पार्टी। वो एक्सट्रीमिस्ट बिहेव करते रहे, वो पोलराइज्ड बिहेव करते रहे, और आज भी वो एक ब्लैकमेलिंग मोड में है भारत सरकार और भारत की जनता के प्रति। वो ये नहीं कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की जनता इकट्ठी आगे जाएगी। स्टेटहुड के नाम के ऊपर वो शोर मचा रहे हैं। उनको स्टेटहुड के पहले ये बताना है कि हमने 1951 से लेके 2024 के ये 2 साल जो इलेक्शन के गए हैं, जम्मू कश्मीर की जनता के लिए क्या किया। जिसको हमने पॉलिटिकली डिस्टर्ब रखा, आप उसको दोगे क्या? हॉस्पिटल में रख के आप किसी को बोलो कि तेरी से ठीक है, पॉसिबल नहीं होता है। हमारी सारी प्रॉब्लमों का जड़ कश्मीर सेंट्रिक रेडिकलाइज्ड पॉलिटिक्स है, जिसको दिल्ली को समझना पड़ेगा। और थैंक्स टू द पीपल दोज हु आर वर्किंग ओवर हियर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो हैं, वैसे लोगों ने जब जम्मू कश्मीर की तरफ ध्यान दिया तो आज का जम्मू कश्मीर हमें दिख रहा है, बच गया। मतलब मैं कह रहा हूं ही शुड बी सेलिब्रेटेड लाइक एनीथिंग। नहीं देखिए, जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स को छोड़ के भारत के चैलेंजेस को समझे और उनको समझ के उन्होंने आज डिसीजन लिया। आज जनजी की बात करते हैं, भारत सरकार इतनी मूर्खता नहीं करेगी, ना हम जैसे लोग करने देंगे। उमर अब्दुल्ला साहब को एक बात समझानी पड़ेगी, जम्मू कश्मीर के राजाओं ने, प्रेजेंट जो गवर्नमेंट आपको मिली यही है ना 1947, 100 साल नहीं हुए अभी, इसको कहीं भी एक वन साइडेड आइडेंटिटी नहीं बनाया। ये एक सेकुलर, सारे रिलीजन्स को, सारी कास्ट क्रीड को आगे लेके चलने वाली पॉलिटिकल आइडेंटिटी बनी, जिसको आपने कोशिश की रेडिकलाइज करके डोमिनेटिंग मुस्लिम स्टेट बनाने की, जो नहीं बनेगी, जो नहीं बनेगी। ना ये डोमिनेटिंग हिंदू स्टेट बनेगी, ना मुस्लिम स्टेट बनेगी। ये पब्लिक वेलफेयर और पीपल वेलफेयर स्टेट बनेगी अंडर द इक्वल राइट्स टू एवरीबॉडी। और वो कैसे बनेगी? जस्ट गो थ्रू 1951। कौन सी पार्टी चाहिए, कौन सी पार्टी रिप्रेजेंटेशन दे रही है। आज का जो मैंडेट है जम्मू का, मुझे नहीं समझ में आ रहा है ये मैंडेट, हिस्टोरिकल मैंडेट इग्नोर क्यों किया जा रहा है। कैसे सेंटर ये समझ नहीं पा रहा है कि जम्मू कश्मीर के चैलेंजेस क्या है और क्या सोल्यूशन है जम्मू कश्मीर के चैलेंजेस का। जम्मू कश्मीर के चैलेंज का सोल्यूशन ये है कि जो जम्मू कश्मीर की सच्चाई वो पब्लिक के सामने रखी जाए, और जैसे एंटी नेशनल स्टैंड लेने पे राइट टाइम पे कांग्रेस ने उस टाइम पे डिसीजन लिया और उसको श्रब किया, अगर जरूरत पड़ती है इनको भी श्रब किया जाए। क्योंकि जो ये थ्रेट्स दे रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को जलाने की तरफ लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम यहां पे प्रोवोकेशन करेंगे, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन 60-70 लाख है, जिनको हम प्रोवोक करेंगे कि आपकी नौकरियां छीन ली गई। अब ऐसा नहीं होने देना है। आप पॉलिटिकल बात करो। और दूसरा, मैंने ये देखा कि मैक्सिमम टाइम ये लोग पावर में रहे, 27 साल इन्होंने लोकल बॉडी इलेक्शन नहीं की। आज लेटेस्ट चल रहा है ना, तनवीर साहब कह रहा था कि अप्रोप्रिएट टाइम में हम लेंगे, वो तंज कस रहा है भारत सरकार का। उमर अब्दुल्ला साहब ने बोला अप्रोप्रिएट टाइम पे करेंगे। और ये दोनों चीजों को सीरियसली लेने की जरूरत है, बिकॉज हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। इनके एक्सपीरियंसेस में, इनके सोचों में एक अलग सा भारत है, अलग सा जम्मू कश्मीर है। और जम्मू कश्मीर का मतलब इनका वैली। आज जम्मू कश्मीर के लोगों को जागना पड़ेगा कि जम्मू भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, डोडा बदरवा किश्तवाड़ भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, कश्मीर वैली भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितने बाकी एरियाज हैं। खाली कश्मीर वैली इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब कितना जुल्म होगा,
कि 51 में 15-13 सीटों का ऑफर है कश्मीर और इसका, और आज वो 4-5 सीटों, मेरे को पता नहीं क्यों लग रहा है कि अगर आज भी जम्मू चुप रहा, आज भी जम्मू अपनी पॉलिटिकल फाइट के लिए नहीं खड़ा हुआ, तो मुझे लगता है कि हिस्ट्री भी माफ नहीं करेगी। क्योंकि जो कश्मीर सेंट्रिक पार्टियां हैं जो जम्मू में अपना फुटेल लूज करती जा रही हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ वन रीजन, कि वो कभी भी जम्मू के आम आदमी, कश्मीर के आम आदमी की बात ही नहीं करती हैं। उनको एक पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस चाहिए जो उनको इंटरनेशनल फिगर बनाए। जैसे 1965 में शेख महमूदुल्लाह साहब हेड ऑफ चाइनीज गवर्नमेंट को मिले और फिर वो अरेस्ट किए गए एयरपोर्ट पे। आप सोचो, जो चीजें इंडिया पाकिस्तान के बीच में चल रही थी उसमें चाइना को स्टेक होल्डर बनाने कौन चला गया यहां से, जिसने महाराजा हरि सिंह को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की और उसकी अपीजमेंट की गई और एंड में फिर उनको चीफ मिनिस्टर बनाया गया। तो जो लेगेसी उधर से चल के आ रही है, अगर इसके साथ आम जनता को नहीं पता होगा तो आम जनता को सच नहीं होने की वजह से आम जनता तो सोचती है कि यही मैनिफेस्टो सही है। असली मैनिफेस्टो है कीप जम्मू कश्मीर डिस्टर्ब्ड एंड बेनिफिट फ्रॉम इट पॉलिटिकली, जिसकी कॉल आज भारत सरकार में बैठे हुए नेशनलिस्ट लोगों को लेनी पड़ेगी कि हमें जम्मू कश्मीर की जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है इसको डिस्टर्बेंस से बाहर निकालने के लिए एक्सपोज करना पड़ेगा। जितने घपले यहां पे हुए हैं, जितनी यहां पे गलतियां हुई हैं, जितनी यहां पे गलत डिसीजन हुए हैं, जितनी यहां पे शरारतें की गई हैं टू डिस्टेबलाइज इट डेमोग्राफिकली। क्योंकि आखिरी अब चीज क्या बची है कि जो चीज कश्मीर में डोमिनेट की गई वो जम्मू डिवीजन में पूरे डोमिनेट की जाए। और अगर इसके ऊपर सब लोग साइलेंट बैठे रहे और बात करते रहे कि यहां पे ये खराबी हो गई है, नौकरियों की मसले हैं, नौकरियां बाद में, आइडेंटिटी पहले। जब देश ही नहीं रहेगा हमारा, जम्मू कश्मीर की आइडेंटिटी ऐसी डिस्प्यूट हो गई कि इंटरनेशनल मुद्दा था, आज वो इंटरनेशनल डिस्प्यूट की तरफ लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं और अब उसको प्रोवोकेशन की तरफ लेके जा रहे हैं। वहां सोनम वांगचुक बैठा है जो जनजी के सिर पे प्रोटेस्ट करके अपने को पॉलिटिकल एलिमेंट बना रहा है और उसी की लाइन टोक की उमरुद्दौला साहब और तनवीर साधक ने। तनवीर साधक ने तो लोकल बॉडीज को भी तंज कसा, लेकिन उमरुद्दौला साहब को पता होना चाहिए मैं क्या बोल रहा हूं। क्योंकि रिजर्वेशन को लेके इट इज नॉट द रिजर्वेशन है युवाओं के खिलाफ, इट इज अबाउट द रिजर्वेशन सिवाय हिंदूज के और एसटीज के कश्मीर वैली में है नहीं। यह है ना मुद्दा, यह बात करनी पड़ेगी ना कि कश्मीर वैली में रिजर्वेशन के बेनिफिशियरीज नहीं है। तो वो इतना बड़ा मुद्दा बन जाएगा 30% पॉपुलेशन का कि बाकी सब बाढ़ में जाए, जैसे 1951 से लेकर 2024 तक लाए। इस बार ऐसा नहीं होगा। जब फैक्ट बोलता है ना, सच बेशक कड़वा होता है लेकिन जीतता सच है। तो सेंटर में बैठी हुई सरकार मजबूती के साथ काम करे और जो यहां के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो पहली बार 2008 के बाद जम्मू ने अपना मैंडेट वन साइडेड दिया, और किसके जवाब में दिया? रेडिकलाइजेशन ऑफ कश्मीर के जवाब में, कि अगर पीडीपी वहां से जीत के आती है, बात करती है कश्मीर की और जम्मू को साथ जोड़ती है, एनसी जीत के वहां से भेजी गई, जम्मू ने उसको खुल के वोट दिया। मतलब जम्मू ने 5-6 इलेक्शंस में एनसी को यहां पे वोट दिया और बदले में एनसी ने जम्मू को क्या दिया? 0 अंडा। सिर्फ जम्मू के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को पर्सनल बेनिफिट दिए और जनता को घुमा के रखा। मैं जब डाटा निकाल रहा था ना, मैं इमोशनल हो गया रवीश। अब मेरे तेरे से जो चर्चा की है तो उन्हें भी थोड़ा स्टडी किया। व्हाट डू यू थिंक कि आर वी बोथ नॉट टेलिंग द ट्रुथ? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा, आपने बिल्कुल सही बोला। प्लेबिसाइड फ्रंट, प्लेबिसाइड फ्रंट का क्या मतलब था? प्लेबिसाइड फ्रंट का मतलब था कि आप इसको लोगों से पूछिए कि इंडिया में रहना है कि पाकिस्तान में रहना है। पूछना ही क्यों था? राजा दे चुका था। बिल्कुल, देखिए इसको क्या था, इशू को जिंदा रखना, ये था इशू को जिंदा रखना। ये क्लियर वो बोलते थे, देखिए मैं जो हूँ, मैं जब हम किसी देश के साथ जुड़े हैं और जब हम उसके टुकड़े करने की बात करते हैं तो उसको देशद्रोह बोला जाता है। तो वो ओपन बोल रहे थे कि मैं देशद्रोह कर रहा हूँ, लेकिन भारत सरकार मानने को राजी नहीं थी। इसके अलावा मैं एग्जांपल दूंगा फारूक अब्दुल्ला साहब की ऑटोनॉमी। देखिए ऑटोनॉमी भी क्या था, वन स्टेप बिहाइंड, कि जब ऑटोनॉमी थी 53 प्री 53 जिसको बोलते हैं, प्री 53 हमको पहुंचा दो, वहां से हम वापस प्लेबिसाइड पे जाएंगे। ठीक है, अब आज के दिन उमर अब्दुल्ला साहब जो है, इनको भी एक स्टेप पीछे जाना है कि इनको स्टेट चाहिए। 370 की बात नहीं कर रहे हैं, उसको लाइव रख रहे हैं। फिर 370 चाहिए, फिर इनको प्री 53 चाहिए और अंत में प्लेबिसाइड चाहिए और उसके बाद देशद्रोह चाहिए। ये क्लियर है, इन्होंने अपने एक्शन से, अपने स्टेटमेंट से ये क्लियर किया है कि हम जी जो है वो देश हित की बात नहीं करते हैं। हम इसको एक डिस्प्यूट रखना चाहते हैं, हम इसको एक वॉर जोन बना के रखना चाहते हैं। और अपने जो उनके जो मैं कहूँगा जिस तरीके से उनकी पॉलिटिक्स चल रही है ऑन द ब्लड ऑफ पीपल,
वो चलते रहने देना चाहेंगे। लेकिन अब देखिए, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जिस तरीके से हमने इस बार 15 अगस्त की सेलिब्रेशंस देखी कश्मीर में लोकल्स द्वारा, जिस तरीके से लोकल्स की भीड़ उमड़ी, जिनको किसी ने फंड नहीं किया था या जो किसी को जिनको किसी ने भेजा नहीं था, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो जेनजी की बात कर रहे हैं ये कश्मीर की, वो जेनजी समझ चुकी है कि देखिए पाकिस्तान इज़ अ फेल्ड स्टेट, धर्म अपनी जगह पे ठीक है, धर्म हम निभा रहे हैं, पाकिस्तान इज़ अ फेल्ड स्टेट, इंडिया जो है भले ही आज के दिन पिछले कुछ 6-8 महीने से देखिए हमारी इकोनॉमी या जो इन्फ्लेशन है थोड़ा बड़ा हुआ है, प्रेशर आ रहा है सबके ऊपर, लेकिन जो हमारे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं वो इंडिया के साथ ही बिल्कुल सही रहने वाले हैं और हमें कश्मीर को कोई भी बेनिफिट नहीं है इसको एक तनाज़ा बना के, क्योंकि ये तनाज़े से कुछ चंद लोगों के ही बेनिफिट होते हैं और जो आम जनता है वो पिसती है, मरती है और मैं कहूँगा बेरोजगारी बढ़ती है और जो इलाका है वो एकदम, मैं अगर बात करूँ 90 से लेकर 96 के बीच में जो कश्मीर है, अगर आप उधर पूछे जो वहां के रहने वाले थे कि क्या हालात थे, तो वो कहते हैं कि जी अंधेरा था, कुछ दिखता नहीं था, गोली कहीं से भी चलती थी। तो मुझे नहीं लगता कि आज की जेनजी जो है वो इस तरीके से सपोर्ट करेगी उमर अब्दुल्ला जी का या उनके बहकावे में आएगी। इसके विपरीत मैं ये भी बताऊंगा कि जो जम्मू के लोग हैं, जम्मू के नागरिक जो हैं, उनको भी धीरे धीरे ये समझ आ रहा है कि देखिए 70-75 साल में कश्मीर में कन्फ्लिक्ट हुआ, जो चीज़ हुई, लेकिन हमारे जो हक थे उनका हनन हुआ, हमारे राइट्स का हनन हुआ। जिस तरीके का फंड डिस्ट्रीब्यूशन या जिस तरीके की नौकरियों का वितरण जो था, वो मैं कहूँगा कि देखिए पाकिस्तान में बड़ी एक एग्जाम्पल है रिमार्केबल की, जो सरकारी नौकरियां हैं उसमें 51% रिजर्वेशन पंजाब का है। इलाका छोटा है लेकिन 51% रिजर्वेशन पंजाब का है और बैकडोर भी बहुत चलता है। मैं कहूँगा जम्मू कश्मीर में भी इसी तरीके से काम किया जा रहा था। जम्मू कश्मीर में भी एक छोटे से इलाके के लोगों को नौकरी दी जाती थी और बाकी के जो इलाके हैं, जो मैं नौकरियों का, मेरा कहने का मतलब है जो सरकारी संसाधन है, नौकरियां, कॉलेज, MBBS और मैं कहूँगा इंजीनियरिंग के एडमिशन्स, इसमें हमें पता है कि लिस्ट में कैसा, जो अगर पॉपुलेशन का रेशियो 70-30 है तो लिस्ट 95-5 होता था या 97-5-3 होता था। तो ऐसा क्यों होता था? ऐसा इसलिए होता था कि जो एनसी थी वो क्लियर थी। एनसी क्लियर थी कि एक बड़ी मशहूर बात है जो कि मैं कहूँगा कश्मीर फाइल्स फिल्म में भी उसको, इस डायलॉग को यूज़ किया गया था और जो शेख अब्दुल्ला के लिए मशहूर है वो ये है कि वो दिल्ली में सेकुलर होते थे, जम्मू में कम्युनिस्ट होते थे और कश्मीर जाके कम्युनल हो जाते थे। तो ये जो उनका ये बिहेवियर था, या फारूक या उमर अब्दुल्ला का भी जो इस तरीके का बिहेवियर है कि जो ये रंग बदलते हैं जगह जगह के हिसाब से, लोगों के हिसाब से, मैं कहूँगा कहीं ना कहीं जो कश्मीर प्रॉब्लम का जो रीज़न है वो ये भी है। अगर वो कम्युनल ही बने रहे ना कि हाँ जी हम तो कम्युनल है और दूसरी बात ना करें, कंफ्यूज ना करें लोगों को, तो शायद मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम, कश्मीर का जो प्रॉब्लम है, इतना आगे तक नहीं बढ़ पाता। तो कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि जो खास तौर से जो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की पॉलिटिक्स जो रही है, और मेरा ये भी मानना है कि जो जिस तरीके की पॉलिटिक्स 1950 में शेख अब्दुल्ला ने नेहरू के साथ खेली, ऐसी पॉलिटिक्स जिन्ना भी नहीं खेल पाया था कि इस तरीके से उसको मतलब कंट्रोल करके, और मैं कहूँगा एक तख्ता पलट किया था, क्योंकि उसको हम तख्ता पलट ही बोलेंगे कि एकदम से जो रूलर थे, जो सोवरन रूलर थे स्टेट के, उनको हटा के किसी और को स्थापित किया जाए। ये उन्होंने नेहरू से करवाया और उसके बाद नेहरू को इस तरीके से किया कि नेहरू को 1953 में उनको इसलिए अरेस्ट करना पड़ा क्योंकि वो यूएन में जो इंटेलिजेंस का मतलब उस टाइम पे जो इंफॉर्मेशन आई थी सरकार के पास वो ये थी कि ये चाइना के साथ अमेरिका ने 1953 में अमेरिका के साथ मिलके ये अमेरिका की 51st स्टेट बनने के प्लान में थे। और अभी मैं बता रहा था, जैसे मैंने कहा कि इनकी मीटिंग हुई ज़ाओ एनलाई से, ही वाज चाइनाज हेड पर्सन, और उधर से ये डिस्कशनें चल रही थी कि मतलब सुओ मोटो ना कश्मीर वैली के लीडर बनके जम्मू के सेकुलरिज्म को एक्सप्लॉइट किया कि जम्मू में भेड़ बकरी का हमारा है कि बकरी और शेर इकट्ठे पानी पीते हैं। जम्मू कश्मीर के पानी में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है ही नहीं, आज भी नहीं, आगे भी नहीं होगा। लेकिन उस सेकुलर माइंडसेट को, उसको एक्सप्लॉइट करने का जो ढंग सीखा गया कश्मीर पॉलिटिक्स के बाद, आज उसको ओपन करने की जरूरत। तभी मैंने बोला जम्मू कश्मीर का कड़वा सच बताने लगे हैं, सुन लो कि जम्मू वॉज ऑलवेज एक्सेप्टेबल फॉर रिलीजन्स, ऑल कास्ट, ऑल क्रीड्स, कश्मीर वॉज नेवर। और वहां के लोगों को आज कॉल लेनी पड़ेगी अगर उन्होंने भारत पूरी दुनिया के कदम से कदम ला के चलना है। दे हैव टू एक्सेप्ट द पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिवनेस। खुद आप एक्सक्लूसिव रहो और अपने साथ चलाने के लिए इंक्लूसिव बनाने के ड्रामे करो, वो चलेगा नहीं। क्योंकि मैंने अगले एपिसोड में, जब मैंने तूने बैठना है इसके ऊपर, हमने मल्टीपल एपिसोड्स करने हैं क्योंकि हमने अपनी धरती माता का कर्ज उतारना है।
कि हम जम्मू कश्मीर में पैदा हुए और आज हमारे पास अगर सूझबूझ है तो हम जितने भी नैरेटिव में बस्ट करेंगे और ये साबित करेंगे कि अगर जम्मू कश्मीर को साथ रखने के लिए कोई फार्मूला नहीं है कश्मीर की वैली की पॉलिटिक्स के पास, ना पीडी के पास, ना एनसी के पास, ना अपनी पार्टी के पास, तो जम्मू की जो पॉलिटिक्स है उसमें डोमिनेट होने दो। लेट जम्मू पॉलिटिक्स डोमिनेट कश्मीर। लेट द पीपल ऑफ कश्मीर अंडरस्टैंड कि किसका भला किसके साथ है। लेट द नेशनलिज्म प्रिवेल्स, लेट द ग्रेटर कॉज प्रिवेल्स। और अगर जम्मू कश्मीर की ये आवाज, जम्मू की ये आवाज कश्मीर के युवा सुनते हैं, वो साथ जुड़ के आगे बढ़े, हम एक ऐसा जम्मू कश्मीर क्रिएट कर सकते हैं आने वाले 20 सालों में रवि, जिसके अंदर हम लोग देख सकते हैं कि हमारे फोर फादर्स ने क्या सोचा था जब जम्मू कश्मीर को हमने विलय किया भारत के साथ। और भारत का असली मुकुट बनेगा सोने का, क्योंकि इतना पोटेंशियल है जम्मू कश्मीर में जो पोटेंशियल एक्सप्लोर नहीं हो पा रहा है इन जैसी पॉलिटिकल पार्टियों की वजह से, जिनको अपने हित से ऊपर किसी को हित दिखता ही नहीं है, जो कभी वोटर को कास्ट के नाम पे, क्रीड के नाम पे, रिलीजन के नाम पे बांटती है। और जम्मू की पॉलिटिक्स अगर डोमिनेट करेगी ना तो कश्मीर ग्रो पहले से भी ज्यादा करेगा। रेलेवेंट नहीं रहेगा वो पॉलिटिशियन जो फिरका परस्ती की पॉलिटिक्स करता रहा। उमर अब्दुल्ला साहब उसमें सबसे आगे दौड़ रहे हैं, क्योंकि जिस लेगेसी को वो कंटिन्यू करते हैं वो लेगेसी में प्रॉब्लम है। आपको अपनी लेगेसी सुधारनी पड़ेगी। बाय एन एग्जाम्पल तो आपको यह बोलना पड़ेगा कि जम्मू कश्मीर में क्या रिजर्वेशन रिक्वायर्ड है या नहीं है। मैं तो कहता हूं जम्मू कश्मीर में एक स्पेशल रिजर्वेशन रिक्वायर्ड है अब डोगरी स्पीकिंग लोगों के लिए, क्योंकि एक्सटिंक्शन की कगार पे खड़े हैं। फाइनेंशियली दे आर गोइंग टू बी एक्सटिंक्ट बिकॉज लैंड टू टिलर के केस में सारी लैंडें ली गई, रेवेन्यू खत्म किया गया, नौकरियों में उन लोगों के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं थी, एक डोगरा सर्टिफिकेट होता था आर्मी जाने के लिए वो भी खत्म कर दिया गया। तो जो लैंग्वेज ही खत्म हो जाएगी तो उसकी एग्जिस्टेंस क्या रहेगी। तो उमर अब्दुल्ला साहब अगर चाहते हैं, समझते हैं तो इसके ऊपर कॉज का जवाब दें, और अगर नहीं कर सकते हैं तो जो पॉलिटिकल पार्टियां, जो एनजीओ, जो संगठन स्वयं सेवक संघ के नाम के काम कर रहे हैं, उनको और एग्रेसिव होने की जरूरत है, इससे पहले कि ये लोग फिर मौका लें और फिर वही गलती करें जो 1965 में सुधारी गई और 75-7 में दोबारा की गई। इस बार वो गलती ना करें, हिस्ट्री को रिपीट ना होने दें, क्योंकि जम्मू कश्मीर का कड़वा सच जो है वो एनसी के फेवर में नहीं जाता। बिल्कुल, मेरा दर्शकों से भी अनुरोध है कि आपके क्या विचार है इस सारी बातचीत पे कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय माता दी। जय माता दी।